भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक सामाजिक कहानी। कविता की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर और पति नितिन के साथ उसने अपना संसार बना लिया था, लेकिन उसकी नकचड़ी ननद निकिता अब भी मानती नहीं थी कि कविता उनके घर की परंपरा को निभा पा रही है। अक्सर निकिता किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसकी बात कविता को चुभती थी। शुरू शुरू में अपने कमरे में जाकर रोती भी थी। पति नितिन को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया, उसकी बात को दिल से मत लगाओ। घर में सबसे छोटी है, सबकी प्यारी होने से थोड़ी मुंहफट हो गई है, अनसुना कर दिया करो। कविता को समझ नहीं आता कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है? परंतु सब ऐसे ही चलता रहा। ना ही कविता ने बुरा मानना छोड़ा, ना ही निकिता ने उसे घर के रिवाज सिखाना। आज कविता का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्योहार हो। कविता ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाकर तैयार कर दिया। उसके बाल कंघी कर रही थी, तभी निकिता कटोरी में कुछ लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। आयुष नानुकुर कर रहा था। कविता ने भी बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। निकिता तुनक गई, भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है, मीठा दही खाकर ही जाता है। कविता कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन ने आकर आयुष को गोद में उठा लिया, अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके होंठ पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है कहकर आयुष को लेकर चला गया। कविता अपने कमरे में चली गई। निकिता अब भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया? भाई तो सब कुछ भूल गए हैं। पहली बार ऑफिस गए थे तब भी मीठा दही मुझसे ही मांग कर खाकर गए थे। उनका बेटा मेरा भी तो भतीजा है, क्या मैं उसे दही नहीं खिला सकती? पापा ने उसे आवाज़ लगाई, तब जाकर वह चुप हुई। कविता इन घटनाओं से बहुत आहत होती थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पाती। संयोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी विदेश से वापस आने वाले हैं। भाई विदेश में ही नौकरी करता था। उसने वहीं पर भारतीय लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसलिए उन्होंने कविता को घर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसलिए नितिन उसी दिन शाम को कविता को घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पर उसके भाई विकास के साथ खड़ी लड़की को देखकर कविता दंग रह गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। किसी भी तरह से वह विदेशी लड़की नहीं दिख रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर ही गदगद हो गए। कविता भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विकास बोला, अरे भाई अब घर के अंदर भी तो आने दो, क्या बाहर ही खड़े रखोगे? कविता ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की देहरी के अंदर रंगोली बनाकर चावलों से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ में उठा लिया। कविता तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पर रख कर बोली, भाभी हमारे यहाँ कलश को पैर से गिराकर तब घर में प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसा ही किया और विकास के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सबने खाना खाया और कविता माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। कविता के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गई। कविता का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है, मैं तो उल्टा ही कर रही थी। कविता हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती है। भाभी ने कविता का हाथ पकड़ा तो उसकी चेतना वापस आई। दीदी जब तक मैं यहाँ हूँ आपको रुकना पड़ेगा, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है घर के रिवाजों के बारे में। अब यही मेरा घर है। भाभी की बात से कविता को कुछ याद आया, उसका व्यवहार। जब निकिता उसे अपने घर के बारे में कुछ बोलती थी तब उसने कभी भी भाभी की तरह निकिता की बातों को सहजता से नहीं लिया। कविता ने भाभी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, पूरी कोशिश करूंगी भाभी आपके जाने तक रुकने का। वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हो, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो देखकर सब सीख जाओगी। अभी आप सो जाओ, कल बात करेंगे। भाभी गुड नाइट बोलकर चली गई।
कविता की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वे सभी घटनाएं घूम रही थी। जब उसकी और निकिता की बहस होती थी, अगले दिन कविता उठते ही फिर से आगे की रस्मों के विषय में माँ से बात कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन अटेंड किया। निकिता का फ़ोन था। निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही कविता शुरू हो गई। दीदी, मैं जानती हूँ हमारे घर में बहुएं अधिक समय तक मायके में नहीं रुकती हैं, पर 2 दिन के लिए नई भाभी के पास रुक रही हूँ। आप वहाँ हो इसलिए मुझे अपने घर की चिंता नहीं है। उधर से निकिता की खनकती हंसी सुनाई दी। मैं कल आ रही हूँ भाई के साथ आपको लाने के लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कविता भी हंसे जा रही थी। शायद 5 वर्ष में पहली बार खुलकर हंसी थी। कविता का पूरा दिन हंसते हुए ही बीता। अगले दिन नितिन, निकिता और आयुष उसे घर वापस ले जाने के लिए आ गए। भाभी ने बहुत जिद की, लेकिन नितिन कविता को साथ लेकर गए। इस बार ससुराल जाते हुए कविता के मन पर कोई बोझ नहीं था। रास्ते में कार में बातें करते हुए सब खुश थे। निकिता बड़ी उत्सुकता से नए बहू की बातें सुन रही थी। कविता ने उसे छेड़ा। अब शादी का अगला नंबर आपका ही है निकिता दीदी, तभी इतने ध्यान से सब सुन रही हो। ऐसा नहीं है भाभी, कुछ सोच रही थी। निकिता ने कविता की बात का जवाब दिया। हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी बात है? कविता ने फिर छेड़ा। निकिता ने बात को टालते हुए कहा, अरे छोड़ो भी भाभी, आप इन सब बातों को नहीं मानती। अब तो कविता की उत्सुकता और भी बढ़ गई। आप बताकर तो देखो, वह हंसते हुए बोली। आयुष कुछ खाने की जिद कर रहा था। नितिन ने कार को किनारे रोक दिया और आयुष को लेकर सामने दुकान पर चला गया। निकिता और कविता भी कुछ देर के लिए कार से बाहर आ गए। सामने देखकर निकिता अचानक बच्चे की तरह उछल पड़ी। अरे भाभी, यही वह जगह है जहाँ परसों सत्संग होने वाला है। 2 साल बाद देवी जी पधार रही हैं। कविता को याद आ गया। अच्छा, वही जिस से आयुष के पहले जन्मदिन पर घर में सत्संग करवाया था। निकिता ने आश्चर्य से कविता की ओर देखकर कहा, आपको याद है? इस बार आप भी साथ में आना। कविता ने बेमन से हाँ बोल दिया। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कविता को ही निकिता के साथ सत्संग में जाना पड़ा। निकिता ध्यान से सब व्यवस्था देख रही थी। शहर के दूसरे लोग भी आए थे आयोजन में। सत्संग खत्म होने ही वाला था कि तेज आंधी चलने लगी। प्रवचन सुनने आए सभी में अफरा तफरी मच गई। सब जल्दी से निकलना चाहते थे। देखते देखते पंडाल पूरा खाली हो गया। आयोजक भी चले गए। नितिन कार लेकर बाहर ही खड़े थे, इसलिए निकिता और कविता भी कार में बैठकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि कई औरतों के गहने और आदमियों के पर्स गायब हो गए हैं। सुबह होते ही पुलिस स्टेशन बुलाया। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह पुलिस स्टेशन में सभी आयोजक थे। कविता का नाम भी आयोजकों में था। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। उसका कहना था कि या तो देवी जी और उनके लोग या फिर आयोजकों, दोनों में से कोई इस लूट में शामिल है। देवी जी कभी ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने तो अपनी संपत्ति भी आश्रम को ही दे रखी है। कविता ऊंचे स्वर में बोली। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे शांत रहने की हिदायत देते हुए बताया कि देवी जी एक लंबी सजा काट चुकी औरत है। ठगी के केस में कई साल जेल में थी। जेल से छूटकर उसने भगवान के प्रवचन देकर ठगी शुरू कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी, इसलिए सत्संग परिसर में पुलिसकर्मी साधारण कपड़े पहने घूम रहे थे। सारा सामान देवी जी के शिष्यों के पास से ही बरामद कर लिया गया। निकिता घर पहुंची तो मम्मी पापा की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे सामान्य होने में कई दिन लगे। कविता पूरा समय उसके साथ थी और एक बदलाव महसूस कर रही थी कि निकिता अब बात बात पर बोलना भूल गई है कि भाभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।